मैं आप सबका इस जगह पर स्वागत करता हूं, वीरेंद्र नगर चौराहे पर। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए और मुझे सुने। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैं डॉक्टर बुदला कोटी, निवासी कमल कॉलोनी सितारगंज, गन्ना सोसाइटी के सामने एक लोकल कैंडिडेट आपके बीच में अपनी तैयारी को प्रदर्शित कर रहा हूं। जिन लोगों तक भी थोड़ी बहुत भी आवाज पहुंच रही है, कृपया सुनने के लिए जरूर आगे आएं। अभी मैंने यहां पर एक पहला गाना बजाया था जो आज से कम 40 साल पहले किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन तब का गाया हुआ वो गाना आज के हालात पर फिट बैठता है। और गाने के बोल थे, ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। तो आज देश के यही असली हालात हैं। एक तरफ हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को गहरे से गहरा किया जा रहा है। लड़ाई किस चीज की है? धर्म को लेकर लड़ाई हो चुकी है। जिस आम जनता को रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं थी, आज उसे धकेल दिया है कि हिंदू मुसलमानों से नफरत करे और मुसलमान हिंदुओं से नफरत करे। दूसरी लड़ाई है मंदिर और मस्जिद की लड़ाई। जब सरकारों का काम होना चाहिए था कि वो स्कूल बनाने पर ध्यान दें, अस्पताल बनाने पर ध्यान दें, सरकारी विभागों को डेवलप करें, प्राइवेट बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर लगाएं ताकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, गांव हो, शहर हो, गलियां, मोहल्ले, हर एक घर तक पक्की सड़क होनी चाहिए। और ऐसी पक्की सड़क जो एक बार डले तो कम से कम 25 साल अपनी जगह पर टिकी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब ये सोचना चाहिए था कि ऐसी नालियां बने जिनमें पानी बहे, गंदगी ना बहे, तो ये सब नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है? 2014 से, जब से बीजेपी की सरकार इस देश के अंदर आई है, पहले भी आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, लेकिन एक बहुत अच्छा नेता, बहुत सुलझावा नेता, जिसने कभी धार्मिक लड़ाई नहीं करवाई, जिसने कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं की, एक ऐसा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, मैं तारीफ करता हूं। लेकिन आज के नेता, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में हो, योगी आदित्यनाथ यूपी में हो, या नरेंद्र दामोदर दास मोदी केंद्र में हो, जो बीजेपी वाले भी यहां खड़े हैं, मेरा नमस्कार है उनको। बुरा मानते हैं तो मान जाएं, लेकिन कोशिश करें कि चीजों को समझें। हमको बात क्या करनी होगी? मैं ईमानदारी से पूछता हूं, बहुत यहां पर हिंदू समर्थक बीजेपी वाले भी मौजूद होंगे। क्या बात करनी है? क्या इस देश से 50 करोड़ मुसलमानों को भगाया जा सकता है? सोच के देखिए। इस समय देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं। मुझे बताइए, जैसा बीजेपी वाले प्रचार करते रहते हैं कि मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दोगे, क्या सच में भेज दोगे? 50 करोड़ मुस्लिमों को भेज सकते हो? अगर नहीं भेज सकते तो गलत प्रचार करके द्वेष भावना को पैदा कर क्या मिलेगा? कौन है वो मुसलमान? उसने एक मुस्लिम मां की कोख से जन्म लिया, इसलिए वो मुसलमान है। और मैंने एक हिंदू मां की कोख से लिया, इसलिए मैं हिंदू हूं। जिस सरदार ने सिख मां की कोख से लिया वो सिख है, जिसने ईसाई मां की कोख से जन्म लिया वो ईसाई है। बात खत्म है।
अगले जन्म में मैं मुस्लिम मां की कोख से पैदा हो सकता हूं और आप में से भी हो सकते हैं, बात खत्म है। तो क्या लड़ाई धर्म को लेकर होगी? किस बात पर हम बात करने के लिए खड़े हैं? चाहिए क्या? तो वो जो गाना है वो सच बैठता है, और मुझे गर्व है कि मैं एक कांग्रेस की विचारधारा का पालन करता हूं, क्योंकि हमने जब इस देश का निर्माण किया था, कसम से लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है जिस देश में हर धर्म का आदमी अपनी संस्कृति का, अपने पहनावे का, अपने खान पान का पालन करते हुए भाईचारे के साथ, इज्जत के साथ मिलकर रहेगा। यही तो इस देश की परिकल्पना थी, जिस परिकल्पना को आज तोड़कर नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने गांव को, इन गलियों को, इन बच्चों के भविष्य को अब किस दिशा में लेकर जाएंगे। मेरा नारा बड़ा साफ है, मुझे ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, ना सिख से मतलब है, ना ईसाई से मतलब है। मेरा मतलब साफ है, मुझे सिर्फ विकास से मतलब है, क्योंकि मुझे विकास ही दिखाई देता है और विकास ही समझ में आता है। मैं जैसा स्कूल अपने बच्चे के लिए चाहता हूं, वैसा स्कूल गांव के हर उस बच्चे के लिए चाहता हूं और देश के हर उस बच्चे के लिए चाहता हूं। अगर मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे कल को डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के, गांव के, गरीबों के, अमीरों के, सबके बच्चे अच्छे कैरियर को लेकर आगे बढ़े। मतलब सीधी भाषा में नारा केवल और केवल विकास का नारा है। अब प्रश्न है कि विकास आएगा कहां से? उसके लिए राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आपको एक ऐसे नेता को चुनना पड़ेगा जिसकी सोच अच्छी हो, क्योंकि पार्टियां देश को आगे लेकर नहीं जाती, इतना ध्यान रखना। किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है जो आदमी खड़ा हुआ है उसकी सोच क्या है। तो मेरी सोच सीधी सीधी विकासवादी सोच है। पहला तरीका किसी भी समाज को डेवलप करने का है कि स्कूल की शिक्षा कैसी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं जिस शिक्षा का मैं सपना देखता हूं। मैं गांव के सारे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाना चाहता हूं, क्योंकि गांव के बच्चे की एजुकेशन शहर के बच्चे की एजुकेशन के बराबर जिस दिन होगी, तब हम उम्मीद कर पाएंगे कि हम एक अच्छे देश का निर्माण करने जा रहे हैं। शिक्षित समाज शिक्षित देश को ही आगे बढ़ा सकता है। अशिक्षा एक अभिशाप है। मैं साफ साफ सोचता हूं कि स्कूल, जितने भी प्राइमरी 5 तक के स्कूल हैं, इनमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को शुरू कर दिया जाए। जब ऐसा होगा तो बच्चे को छोटी छोटी शिक्षाएं वहां पर मिलेंगी, छोटी क्लास से ही वो उस जगह पर पढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि हर एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 10 कमरे होने ही चाहिए। हर क्लास के पास एक कमरा होना चाहिए और हर विषय का टीचर वहां पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बिना टीचर के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि एक स्कूल में 50 बच्चे हैं तो टीचर 2 ही हैं। अरे 2 टीचर कौन कौन सा विषय किस किस क्लास में पढ़ाएंगे? हमारी पिछली सरकारों ने इस देश की एजुकेशन व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। मैं इस एजुकेशन व्यवस्था को सुधारना चाहता हूं। मेरी लड़ाई है अस्पताल को सुधारने की। अस्पतालों को आज की डेट में रेफर सेंटर बना दिया गया है। अगर आपका मरीज
थोड़ा सा भी ज्यादा बीमार है तो कह देते हैं जाओ ले जाओ प्राइवेट अस्पताल में। जब आपने भी वही एजुकेशन ले रखी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले की है, तो फिर रिफर क्यों करते हो भाई? इन सब चीजों को सुधारना पड़ेगा। ऊपर से मोदी जी ने एक स्कीम चलाई, आयुष्मान कार्ड बनाओ, 5 लाख तक का इलाज आपको मुफ्त मिलेगा। अरे भाई, अगर 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड में इलाज दे सकते हो तो 2-2 लाख की तनख्वाह देकर डॉक्टर बिठा दो सरकारी अस्पताल में, इलाज मिल जाएगा। क्योंकि आपका आयुष्मान कार्ड गिने चुने अस्पतालों में चलता है और तब तक मरीज इस दुनिया को छोड़कर निपट लेता है, वहां भी उसको परेशान ही किया जाता है। तो लोकल का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हम एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे। मेरी लड़ाई है रोड को लेकर। जैसे ही हाईवे को छोड़ो, रोडों की हालत बता देती है कि इस देश का विकास क्या है। मैं परसों पंडरी में था। सितारगंज नगर पालिका का लगा हुआ सबसे नजदीकी गांव पंडरी। जैसे ही हाईवे से नीचे उतरे, गड्ढे, भरी हुई नालियां, कूड़े के ढेर, गंदगी में खेलते हुए बच्चे, एक गंदा जीवन जीने के लिए लोग विवश हैं। यहां पर दोषी भ्रष्टाचारी सिस्टम है। और भ्रष्टाचार मेरे दोस्तों 2 प्रकार का है। एक भ्रष्टाचार है सरकारी भ्रष्टाचार, जहां पर सरकार आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहती, केवल दिखावा करती है, झूठा प्रचार करती है, वादा करती है और बात खत्म। पटवारी आपको लूटने के लिए बैठा है, जितनी बार चले जाओ उतनी बार लूटेगा। वो सोचता है आप ही तो हो इस दुनिया के अमीर आदमी, जबकि खुद वो 70-80 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा होता है। तहसीलदार के पास जाओगे, वो आपको लूटने के लिए बैठा है। एसडीएम के पास जाओगे, वो आपको लूटने के लिए बैठा है। पुलिस विभाग में चले जाओ, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी भी नहीं सुनते तो आपकी भी नहीं सुनेंगे। आम आदमी की इस दुनिया में कोई नहीं सुनता। नेता के पास चले जाओ अपनी शिकायत लेकर, वो आपके सामने फोन करके अधिकारी को हड़का देता है कि इसका काम क्यों नहीं हो रहा, और पीठ पीछे दोबारा फोन करके कहता है कि अपने लेवल पर देख ले यार। मतलब 2 तरफा बातें। एक नेता की बात बता रहा हूं और मेरा ये खुद का तजुर्बा है, मेरे साथ हुआ है। मेरे सामने अधिकारी को फोन करके हड़काया गया कि बुदलाकोटी जी का काम हो जाना चाहिए, और जब मैं चला गया तो उस अधिकारी से कहा गया कि अपने लेवल पर देख ले, जैसे करना है। मेरे सामने बैठा था इसलिए मजबूरी थी कहना। यह है नेताओं का भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार। और नेताओं का भ्रष्टाचार इससे ऊपर भी है। कौन सा नेता की बात करते हैं आप? ग्राम प्रधान, विधायक, चेयरमैन, सांसद, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सच बताता हूं, कोई लेना देना नहीं है। बात करते करते अचानक एक गाने की 2 लाइनें याद आ रही हैं, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे पास आएगा। तो नेताओं ने भ्रष्टाचार किया। इलेक्शन के टाइम पर इन्होंने पैसा बोया, 500 का नोट बोया, दारू की बोतल बोई, मुर्गा बोया, मछली बोई, आप लोगों को खिलाया, आप लोगों को खिलाया। और बाद में जब ये इलेक्शन जीत गए तो इन्होंने आप लोगों से पैसे की फसल काटी, कार खरीदी, घर बनाया, दुकानें खड़ी की, खेती की जमीन खरीदी, और इनको पता था 5 साल बाद अब मैं दोबारा जीतूंगा नहीं, तो 5 साल में जोड़ लो, अपना घर भर लो। यह है नेताओं का भ्रष्टाचार। और आपका भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि जनता जो है दूध की धुली हुई है। आपका भ्रष्टाचार है, आपने उस दारू के पौवे को लेने के लिए अपना जमीर बेच दिया, अपना आत्मसम्मान बेच दिया। आपको सिखाई गई पूर्वजों की सारी बातों को आपने एक किनारे कर दिया। आप भागे भागे गए, दारू के पौवे लेकर, कच्ची दारू पीकर खुश हो गए, वोट दिया। और उसके बाद हुआ क्या? जब आपका बाथरूम बनने की नौबत आई,
सरकार ने, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार ने 12,000 रुपए बाथरूम के लिए पास किए कि हर परिवार को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाएं। लेकिन आपके 5,000 रुपए आपका प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, तहसीलदार ये मिलकर खा गए। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना। क्या किसी को भी 12,000 रुपए पूरा मिला था? पहली बात तो 12,000 में बाथरूम नहीं बनता। दुनिया की कोई ताकत 12,000 में बाथरूम नहीं बना सकती, क्योंकि हमने भी तो बनाए हैं। लैट्रिन का गड्ढा नहीं खरीद बना सकते आप 12,000 में। तो हुआ क्या? आपको खिलाकर, आपको भ्रष्टाचार के दलदल में दबाकर तेल तो तिल से ही निकलेगा, और आप वो तिल हैं और तेल निकालने वाला वो नेता है, उसने निकाल लिया। फिर आप रोते रहिए, गांव में रोड नहीं बनी, पिछला प्रधान भी ऐसा ही था, उसका पिछला प्रधान भी ऐसा ही था, आज का प्रधान भी ऐसे ही है, कोई हमारी नहीं सुनता है। कैसे सुनेगा? एक सही लोगों को आपने चुना ही नहीं। दूसरी चीज, कम पढ़े लिखे लोगों का नेता बन जाना एक अभिशाप है इस देश पर। जब जब कम पढ़ा लिखा आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठा होगा तो वो धर्म की बातें करेगा। रिकॉर्ड है, उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस की सरकारों में कोई भी आदमी आज तक कम पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने कभी मंदिर और मस्जिद की बात नहीं की। स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ये सिटकुल बनाए, जहां आज कई लोग अपने प्रदेश के और बाहरी प्रदेशों के नौकरी करते हैं आके, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच थी। वो जानते थे कि किसी भी देश को विज्ञान के दम पर ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, धर्म के दम पर हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इस बात को हमें समझना होगा। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं, और जो मैं लड़ रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, ना तो मेरी तरह कोई खड़े होकर आपसे ऐसी बातें बोल पाएगा, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता। आपके पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे। आपके ग्राम प्रधान के पास आएंगे और कहेंगे भाई ये ले लेना, 5 लाख रुपए बांट देना अपने गांव वालों को, रात को लिफाफे में डालकर दे देना, दारू पिला देना, मुर्गा खिला देना, औरतों को साड़ियां दे देना, बात खुश है, पैसा तो हम निकाल ही लेंगे जीतने के बाद, टेंशन मत लेना, तुझे नदी में पट्टा दिला दूंगा, खुश रहना। और वो ग्राम प्रधान जय बहुगुणा तय बहुगुणा करता हुआ या जय नारायण पाल तय नारायण पाल करता हुआ आपके पास आएगा। लेकिन मेरी तरह खड़े होकर आपसे कहने का दम किसी में नहीं है। उसके लिए आवाज दिल से निकलनी चाहिए। और ये आवाज तब निकलती है जब आदमी सोचता है कि यार मैं करना क्या चाहता हूं, मैं कर क्यों रहा हूं, मैं लड़ क्यों रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को कम किया जाए। आजकल क्या हो रहा है, बिजली के स्मार्ट मीटर घरों में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, कभी सोचा? ये सरकारी मीटर है ही नहीं, क्योंकि जब उत्तराखंड की धामी सरकार ने मोदी जी के दोस्त अडानी के साथ मिलकर बिजली विभाग का 51% शेयर अडानी को बेच दिया, मतलब सीधी भाषा में बिजली अब उत्तराखंड सरकार की नहीं रही, ये अडानी ग्रुप की हो चुकी है। अब अडानी ग्रुप को इलेक्शन में पैसा देना है, करोड़ों अरबों रुपए जो है देने हैं उत्तराखंड की सरकार को कि तुम फिर से जीतो, और बिजली के रेट बढ़ाकर वो पैसा निकलेगा तो हमारी और आपकी जेबों से ही। इसी भ्रष्टाचार की बात मैं अभी 2 मिनट पहले कह रहा था कि तेल तो तिल से ही निकलेगा, वो निकल भी रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस मीटर में ऐसा है क्या? ये मीटर स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं, इसके अंदर चिप लगी हुई है, जो चिप अडानी के कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन जिन घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वहां बिजली वाला रीडिंग लेने के लिए नहीं आता, ऑटोमेटिक आपकी रीडिंग वहां पहुंच जाती है और बिल बनकर आपके फोन पर आ जाता है।
बिना चिप के ये संभव नहीं है। जब तक किसी चीज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ऐसा संभव है ही नहीं। अब प्रश्न है, आज की डेट में बहुगुणा जी तो इस बारे में बोलते ही नहीं है, क्योंकि क्यों बोलेंगे भाई, वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है, तो नहीं बोलेंगे। अगर आपका कहीं से भला हो रहा होगा तो आप चमचागिरी करोगे या भक्तगिरी करोगे, बोलोगे नहीं। ये नियम है प्रकृति का। अब बच गए दूसरे लोग। नारायण पाल को भी मैं देख रहा था, इच्छा रुद्रपुर में भी मैं नेताओं को देख रहा था, विपक्ष वालों को, हम विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। अरे तुम विरोध करोगे कैसे? विरोध करने के लिए सत्ता चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीतिक ताकत हाथ में नहीं होगी तब तक आपका विरोध किसी काम का है ही नहीं। और जब राजनीतिक ताकत हाथ में आ जाएगी तो उस दिन बिजली विभाग को अडानी के हाथ से दोबारा से छीन लिया जाएगा और इन सारे मीटरों को हटाकर दोबारा से सरकारी मीटरों को टांग दिया जाएगा। तब जाकर ये जो अचानक से किसी का बिल 10,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख आ रहा है, हम इसे रोक पाएंगे, हम इस सिस्टम को दुरुस्त कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि सत्ता का हस्तांतरण होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं सौरभ बहुगुणा जी का एक वीडियो देख रहा था, जहां पर वो आपके गोंठा ग्राम सभा में आए थे और कह रहे थे कि मैं इस गांव को राजस्व गांव बनाऊंगा। कसम से 5 साल पहले भी उन्होंने ऐसा ही कहा था और उसके 5 साल पहले उनके पिताजी ने भी ऐसा ही कहा था, क्योंकि वो एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि यहां के लोगों को पता ही नहीं है कि राजस्व गांव है क्या। इसलिए एक शब्द जोड़ दिया गया, राजस्व गांव बनाऊंगा। अरे भाई क्या करोगे? ये कहो ना ग्राम पंचायत बनाऊंगा। अब मैं आपको सिंपल भाषा में पहले राजस्व गांव का मतलब समझा देता हूं। जो गांव अपने आप में ग्राम सभा नहीं होती, जो गांव अपने आप में एक पूरी ग्राम सभा नहीं होती, या वो गांव जहां पर सरकारी जमीन पर लोग बसे हुए होते हैं, जैसे जंगल की जमीन, डैम की जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन, तो ऐसे गांवों को कहा जाता है वन ग्राम या राजस्व ग्राम। यहां पर क्या होता है कि उन लोगों के नाम पर पट्टे दिए गए होते हैं और ये पट्टे परमानेंट नहीं होते। 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद खत्म, उसके बाद दोबारा रिन्यू होते हैं। ये एक व्यवस्था है, बेवकूफ बनाओ और अपना राज करो, जनता कहे वाह भाई वाह रसगुल्ला। तो मेरी लड़ाई है, अरे जब मैं खुद जानता हूं, गोठा से एक यादव जी हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका पूरा, मेरे घर में पिछले 15-20 सालों से दूध लाते हैं। अभी उनका कुछ लफड़ा हुआ था, तब मैं सौरभ बहुगुणा से उनके साथ जाकर मिला था। जो मैं अभी कुछ समय पहले कह रहा था कि मेरे सामने फोन करके कुछ कहा गया और पीठ पीछे फोन करके कुछ और कहा गया, वो बात बताता हूं। तो उनका एक लफड़ा हुआ था, तब मैंने इस चीज को गौर किया। अरे भाई मेरा लड़ाई यहां पर साफ है कि जब आदमी, अच्छा मैंने यादव जी के कागज देखे सन 1965 के, और उनके पास 2 बार के कागज हैं। एक कागज पट्टे के रूप में सन 1965 का है और वो कागज 1971 में दोबारा रिन्यू हुआ है, केवल 2 बार। उसके बाद उसका रिन्यूअल खत्म कर दिया गया, वो कागज रिन्यू नहीं हुआ। कई लोगों के पास इस तरीके के कागज मौजूद होंगे, मैं समझता हूं, वो उनके बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए कागज हैं। अब अगर मैं देखता हूं तो यादव जी की उम्र लगभग 42 साल है, वो मुझसे 4-5 साल छोटे होंगे, 46 साल में मैं चल रहा हूं, तो 42 साल, 41-42 साल के होंगे। वो कागज उनके पिताजी के नाम पर थे, तो इसका मतलब है वो दादाजी के जमाने से इस गोंठा में रह रहे हैं। सीधी सी कैलकुलेशन है। तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगा लिया जाए तो आजादी के आसपास
वो इस गौठा में आकर बस गए होंगे। अब ये गौठा है आपके डैम की जमीन प्लस जंगल जमीन पे बसा हुआ। तो यहां पर कौन सा जंगल है? लिप्टिस के 4 पेड़ खड़े हैं अंदर, जिसे आप जंगल कह रहे हैं। और दूसरी बात है, जब जंगल काट कर वो लोग बस चुके हैं, तो अब नियम ये कहता है कि उस जमीन का मालिकाना हक देकर गौठा को या लौका को पूरी ग्राम सभा घोषित कर दो। क्यों उनको अधर में लटकाए घुमा रहे हो? आपने उनको एक पोपट बना के रखा हुआ है। लेकिन प्रश्न फिर उठता है, इस बात को कहेगा कौन? चुनावी प्रचार में आप कह दोगे हम राजस्व ग्राम घोषित कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद जब सरकारी दस्तावेज तैयार कराने की बात आएगी, विधानसभा में इस बात को करने की बात आएगी, आपके लिए लड़ने की बात आएगी, तब आप इस बात को अगले 5 साल के लिए भूल जाओगे और अपने विकास में लग जाओगे। जनता जाए भाड़ में, सीधी कहानी यही है। और हम इस व्यवस्था का हिस्सा हैं, हम भी सुधरना नहीं चाहते। 2017 में मैंने इससे पहले भी विधायक का चुनाव लड़ा हुआ है। तब सौरभ बहुगुणा पहली बार लड़ रहे थे और मैं भी पहली बार लड़ रहा था उत्तराखंड क्रांति दल से। कुर्सी मेरा चुनाव चिन्ह था और एक फ्लैक्स लगा हुआ था, मैं शेर हूं, जीवन बदल दूंगा। तब भी मैं अपनी बात लौका में, गौठा में, इस पूरे इलाके में मैंने अपनी बात कही थी। लेकिन लोगों ने मुझे जिताना पसंद नहीं किया, क्योंकि शायद ईमानदार आदमी आप लोगों को भी पसंद नहीं है ना। ईमानदार आदमी आप लोगों को भी पसंद नहीं है। और उसका खामियाजा ये है, आज चाइना को देखिए, अमेरिका को देखिए। अरे चाइना को चाइना बनाने वाले वहां के नेता हैं, अमेरिका को अमेरिका वहां के नेताओं ने बनाया। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यूट्यूब पे देखिए, जाने की जरूरत नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना है, सब दिख जाता है। और आज हमारा भारत बोले अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, बजाओ ताली, खुश हो जाओ। और उस राम मंदिर की हालत क्या है? जाइए दर्शन करने, बाहर से ही पुलिस वाले और आर्मी वाले पीठ पे मारते हैं जोर का ठपका और पीछे से मारते हैं लात, कहते हैं चल बढ़ आगे। क्योंकि हमने यही चुना है भक्ति की आड़ में। केदारनाथ गया हूं 3 बार। 2013 में जब लास्ट बार गया था, बड़ा अच्छा लगा था। वहां यह सिस्टम नहीं था कि कोई कंधे पे हाथ मारेगा और कोई पिछवाड़े पे लात मारेगा और बोलेगा चल आगे। लेकिन आज वहां यही हालत है कि हाथ भी पड़ता है, लात भी पड़ती है, धक्के भी पड़ते हैं और बस करते रहो भक्ति में लीन। कोई भगवान बचाने वाला नहीं आने वाला है। आप भक्ति कीजिए, घर के अंदर कीजिए, ठीक है। बचाने के लिए विज्ञान आएगा, बीमार पड़ोगे अस्पताल आएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आएगा, किताबें आएंगी, कंप्यूटर आएगा, मोबाइल आएगा। गर्मी से बचाने के लिए पंखा, एसी, कूलर, हर चीज विज्ञान है। चलने के लिए पैरों की जरूरत कम रह गई है, मोटरसाइकिल चाहिए, विज्ञान है। इस बात को समझना होगा। इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से कम 5 दावेदार हैं। नारायण पाल, जहां बुलाया वहीं आया, आपका अपना नारायण पाल। बुलाते रहो। अरे नेता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेता अपने काम से आता है। वो नेता किसी काम का नहीं है जिसकी सूरत मुझे देखनी पड़े। नारायण दत्त तिवारी कभी सितारगंज नहीं आया, लेकिन सिटकुल बोलता है कि नारायण दत्त तिवारी एक महान आदमी था, क्योंकि यहां के लोगों को जब इस सिटकुल में रोजगार मिलता है तो नारायण दत्त तिवारी इसकी देन है। उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ी, काम आता है आदमी का। नारायण पाल, नवतेज पाल, करण जंग, एक शक्ति फार्म का भी कोई है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, 5वां में।
हम पांचों में और सौरभ बहुगुणा बीजेपी के 6 जोड़ लीजिए, मेरे जैसा आदमी आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं जैसा हूं आपके सामने हूं और कल भी ऐसा ही रहूंगा। जब सर्वे होगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट देना है। अगर आप लोगों ने मेरे नाम ले लिया तो हो सकता है मुझे टिकट मिल जाए, और अगर मुझे मिलता है और आप लोग मुझे जिताकर विधानसभा में भेजते हैं तो आप जीवन में वो बदलाव देखेंगे जिसकी मैं बात करता हूं, क्योंकि मेरे लिए विकास से बढ़कर कुछ भी नहीं है और बहुत चीजें हैं बदलने के लिए। मैं आधार कार्ड को बंद करवा देना चाहता हूं। इस आधार कार्ड ने मेरे बच्चों की जान आफत में डाल रखी है। साला कभी ठीक ही नहीं होता। आज स्पेलिंग का एच गायब हो जाता है, कल मेरी बेटी के नाम का कोई अक्षर और गायब हो जाता है। बोलते हैं कभी बाप का नाम ठीक कराओ, कभी मां का नाम ठीक कराओ, कभी अपना नाम ठीक कराओ, इनकी ऐसी तैसी। और आधार कार्ड है क्या आपको पता? आज तक सोचा नहीं होगा आपने। आधार कार्ड सरकारी कागज नहीं है। अगर वो सरकारी कागज होता तो उस पर आपके पटवारी की मोहर होती, आपके तहसीलदार की मोहर होती, ब्लॉक के बीडीओ की मोहर होती, एसडीएम की मोहर होती, डीएम की मोहर होती। उठा के देख लेना अपने आधार कार्ड को। जब आप बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाते हो उस पर सरकारी मोहर है। आप फोटो पहचान पत्र बनवाते हो उस पर सरकारी मोहर है। राशन कार्ड पे सरकारी मोहर है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र पे सरकारी मोहर है। जन्म प्रमाण पत्र पे सरकारी मोहर है। आपके जाति प्रमाण पत्र पे सरकारी मोहर है, लेकिन आधार कार्ड पे कोई मोहर नहीं है। इसीलिए उसे कोई सरकारी संस्था बनाती नहीं है। 2016 में मोदी जी ने भ्रष्टाचार को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए एक नया डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर बनाया। क्या है उसकी फुल फॉर्म, मुझे थोड़ी शॉर्ट फॉर्म भी याद नहीं आ रही है। UADAI, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड बनता है, और उसके अंतर्गत कोई कर्मचारी काम नहीं करता। कंप्यूटर पे 2 लोग बिठाए गए हैं, वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट हैं। जैसे यहां एक तहसील में बैठता है, एक बैंक में बैठता है, या पोस्ट ऑफिस में बैठ रहा है आजकल। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। लाइन पे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि लाइन पे लगे रहोगे तो सोच नहीं पाओगे, और जब सोच नहीं पाओगे तो बल्ले बल्ले, कभी नोट के लिए लाइन, कभी वोट के लिए लाइन। अभी परसों SIR हुआ है, पता नहीं आप लोगों ने कितने फॉर्म भरे हैं। उधम सिंह नगर में 1,17,000 वोट कट गए हैं पहले चरण में। अभी दूसरा चरण चालू नहीं हुआ है। जब दूसरा चरण चालू होगा तो फिर से 1,17,000 कट जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे उत्तराखंड में कम से कम नहीं भी तो 12 से 15 लाख वोट काटे जाएंगे। सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का कटेगा। जैसा मैंने पहले कहा है, कितने लोग नफरत करते हैं यार मुसलमानों से? यहां करते हैं? कोई हाथ खड़ा करके बता दो ईमानदारी से यार। क्या हम भगा देंगे 50 करोड़ मुसलमानों को इस देश से? संभव है? और कौन देश उन्हें अपने यहां आने देगा? क्या पाकिस्तान आने देगा? नहीं आने देगा। क्यों आने देगा? वो इसी देश का निवासी तो है, कहां जाएगा? हमारा मिस्त्री मुसलमान, हमारा नाई मुसलमान, हमारा टंकी ठीक करने वाला मुसलमान, हमारा बिजली ठीक करने वाला मुसलमान, पंचर जोड़ने वाला मुसलमान, मोटरसाइकिल का मैकेनिक मुसलमान, मोबाइल ठीक करने वाला मिस्त्री मुसलमान, कपड़े सिलने वाला दर्जी मुसलमान। कितनी नफरत मुसलमानों के प्रति हमारे दिलों में जबरदस्ती भरी जा रही है, और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। 2 दिन ईद बनाने मुसलमान चला जाता है तो यहां अगर किसी की दुकानें हैं वो चौपट हो जाती हैं। सिलवा लो कपड़ा, कर लो जय श्री राम, जय श्री राम। देश के हालात बड़े चिंताजनक हैं, बहुत चिंताजनक है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। 4 महीने पहले मैं मोटा था, इसलिए थोड़ा सा पहचान में नहीं आ रहा हूंगा। फिर मैंने ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपना वजन 27 किलो कम कर लिया है। डॉक्टर हूं, कर सकता हूं, मुझे पता है कैसे करते हैं।
अपना ध्यान में रख सकता हूं। इसलिए यहां के चेहरे और यहां के चेहरे में थोड़ा अंतर है, लेकिन 4 महीने पहले की फोटो ऐसी थी तो उसमें चमक ज्यादा है, इसलिए वही छपवा ली। उस पर मत जाना, कल चमक फिर आ जाएगी। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, अपने दोस्तों तक, लोगों तक मेरी बात को पहुंचाना होगा। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, इतना याद रखना होगा। और मैं हर तस्वीर को बदलने की हिम्मत रखता हूं, क्योंकि मुझे बोलना आता है, मुझे कहना आता है, मुझे लिखना आता है। मैं उन समस्याओं की जड़ों को जानता हूं जहां पर समस्याएं शुरू होती हैं, और खत्म करने के लिए यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि बीमारी का पता होगा तभी इलाज संभव होगा। दवाई खिलाने से इलाज नहीं होता। तो अपने दोस्तों तक, अपने परिवारों तक मेरी इस बात को आप लोग पहुंचाना और मेरा साथ देना। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।